आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहनलाल चढ़ार, सहायक प्रोफेसर, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्व विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में पदस्थ हूँ। मेरा जन्म एरण में ही हुआ है। मेरे माता पिता भी एरण में ही रहते हैं। मेरी शिक्षा दीक्षा डॉक्टर सर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में हुई है और यहाँ 2010 से कार्यरत हूँ। इस सत्र में हम एरण के विषय में चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, मेरे करीबी मित्र श्री लक्ष्मी शरण मिश्रा जी, जो हमेशा राष्ट्र हित में युवा पीढ़ी के मार्गदर्शन हेतु तत्पर रहते हुए निरंतर विभिन्न माध्यमों से ज्ञानवर्धन करते रहते हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं। हम आज एरण के विषय में जानने समझने की कोशिश करेंगे। एरण वास्तव में मध्य भारत का एक प्रमुख पुरातात्विक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं विभिन्न ललित कलाओं से परिपूर्ण भारत की महत्वपूर्ण धरोहरों में एक है। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के समकालीन ग्रामीण ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति मिली है। उत्खनन में नवपाषाण काल के भी उपकरण मिलते हैं। यहाँ से मौर्यकालीन, शुंगकालीन, सातवाहन कालीन, शक क्षत्रप शासकों के नाग शासकों से संबंधित पुरावशेष मिले हैं। गुप्त वंश के यहाँ विभिन्न मंदिर, मूर्तियां, सिक्के प्राप्त होते हैं। एरण को समुद्रगुप्त ने अपना आमोद प्रमोद का नगर बनाया था। यहाँ से उसका एक अभिलेख मिलता है। उसमें उल्लेख है कि समुद्रगुप्त यहाँ अपनी पत्नी, पुत्र और पौत्रों सहित आया और इस नगर को अपना स्वभोग नगर बनाया। ये उसकी सैनिक छावनी भी थी मध्य भारत में। इसके साथ साथ गुप्तकाल जो है, गुप्तकाल के सिक्के यहाँ से मिलते हैं। रामगुप्त के सैकड़ों सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। रामगुप्त की ऐतिहासिकता एरण से सिद्ध हुई है। विशाखदत्त का जो देवी चंद्रगुप्तम नाटक है, उसमें जो रामगुप्त की कहानी मिलती है, वो पूरी घटना एरण में ही घटित हुई, ऐसा विभिन्न विद्वानों ने माना है और मानते हैं। एरण के विषय में पीएससी, यूपीएससी, एसएससी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते ही रहते हैं। इसके अलावा एरण पर्यटकों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। इसकी विस्तार से चर्चा आज हम यहाँ करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पहुंचने का मार्ग, कैसे हम पहुंच सकते हैं। एरण सागर जिले की बीना तहसील में स्थित है और ये 75 किलोमीटर दूर सागर नगर से है, उत्तर पश्चिम दिशा में। यहाँ पहुंचने के लिए 4 मार्ग हैं। एक मार्ग सागर से खुरई होकर, खुरई से 4 किलोमीटर की दूरी पर निर्तला गांव है, वहां से पक्की सड़क है एरण तक। एक वहां से लगभग 20 किलोमीटर ही पड़ता है।
दूसरा, बीना से कौरजा, सतौरिया, औंडामड़, भापसोन गांव होकर पक्की सड़क है। यहाँ से 20 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है, बीना से भी जा सकते हैं। तीसरा मार्ग कुरवाई तहसील है विदिशा डिस्ट्रिक्ट की, वहां से भी है। कुरवाई होकर एक कैथोरा गांव है, वहां से शेखपुर गांव होते हुए पक्की सड़क है ईरण तक, वहां से भी जा सकते हैं। और इसके अलावा महत्वपूर्ण एक और सबसे जो चालू रास्ता है, लोग जाते रहते हैं उस रास्ते से, वो है मंडीवा मोरा रेलवे स्टेशन से। मंडीवा मोरा रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी 9 किलोमीटर पड़ती है। यहाँ से टैक्सी, ऑटो और भी साधन यहाँ से मिलते रहते हैं, तो ये ज़्यादा सुविधाजनक मार्ग है एरण तक जाने के लिए। तो एरण जाने के लिए ये 4 मार्ग हैं और इन चारों मार्गों से आज पक्की सड़क हो गई है। पर्यटक इन्हीं मार्गों से जाते हैं। एरण में सैकड़ों पर्यटक प्रतिवर्ष जाते रहते हैं। वहाँ ना, अब इसके हम नामकरण की चर्चा करें, उसके खोज की चर्चा करें, तो एरण की खोज जो हुई थी वो 1838 ईस्वी में, 1838 में टी.एस. वर्ट ब्रिटिश इंजीनियर थे, वो एरण गए और इन्होंने एरण से 2 अभिलेख खोजे थे। एक बुद्धगुप्त का अभिलेख और एक हूण शासक तोरमाण का अभिलेख, जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में की पत्रिका में पब्लिश है। और उसके बाद फिर यहाँ जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम 1874-75 ईस्वी में गए और यहाँ विस्तृत सर्वे किया। और इस सर्वे में उन्हें अनेक सिक्के, सैकड़ों की संख्या में सिक्के, अभिलेख, मूर्तियां, मंदिर प्राप्त हुए। इसका विवरण उन्होंने उनकी पुस्तक टूर रिपोर्ट बुंदेलखंड एंड मालवा में प्रकाशित किया है। इसके बाद फिर यहाँ डॉक्टर सर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्व विभाग के तत्वाधान में 1960 से 1965 तक निरंतर उत्खनन हुआ है, खुदाई हुई है इस पुरा स्थल पर। तो इस पुरा स्थल पर जो खुदाई हुई उसका श्रेय जाता है प्रोफेसर के.डी. वाजपेयी जी को। आज वो नहीं है हमारे साथ, मगर उन्होंने एरण को बड़े स्तर पर, विश्व स्तर पर पहुंचाने का कार्य किया। उन्होंने यहाँ खुदाई की, उत्खनन किया। लगभग 5 वर्ष निरंतर यहाँ खुदाई चली। उनके सहयोग के रूप में प्रोफेसर उदयवीर सिंह थे और उन्होंने वहां उत्खनन कार्य किया। उस उत्खनन में एरण में ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के पुरावशेष मिलते हैं। इसके साथ साथ फिर 1986 से 1988 में 2 सत्रों में प्रोफेसर सुधाकर पांडे और प्रोफेसर विवेक दत्त झा ने वहां उत्खनन कार्य कराया। उसमें भी नवपाषाण कालीन संस्कृति के पुरावशेष, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के पुरावशेष और निरंतर ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति से लेकर गुप्त काल तक के पुरावशेष हमें उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। वहां कोई गैप नहीं है, वहां निरंतरता है। तो ये पता चलता है कि प्राचीन काल में एरण कितना समृद्ध नगर था। अनेक सैकड़ों की संख्या में सिक्के मिले हैं उत्खनन के दौरान, आभूषण मिले हैं, खाने पीने की वस्तुएं मिली हैं। इसके अलावा उत्खनन में हमको मृण मूर्तियां मिलती हैं, पकी मिट्टी की मृण मूर्तियां मिलती हैं, जिनसे पता चलता है कि उनके धार्मिक विश्वास के बारे में भी उन मृण मूर्तियों से पता चलता है। और 6वीं सदी ईसा पूर्व में इस वहां हूण शासकों का आक्रमण हुआ और पूरे नगर को जला दिया गया। वो नगर 6वीं सदी ईस्वी से लेकर 9वीं सदी ईस्वी तक वीरान रहा। उसके बाद फिर
वहां पुनः संस्कृति मानव का निवास हुआ। धीरे धीरे फिर उसका डेवलपमेंट हुआ और मुगल काल तक ब्रिटिश शासन जब आया तब भी एरण का एक अपना महत्व था। तो ये तो उसके उत्खनन और उससे जो सामग्री मिलती है उसकी बात है। अब इसके नामकरण की चर्चा करते हैं। तो नामकरण, इसका नाम सिक्कों में एरीकर्ण मिलता है, अभिलेखों में एरीकेन मिलता है, और 9वीं सदी ईस्वी में एक हमको वहां से अभिलेख मिला है, उसमें एरनी लिखा हुआ है। और मुगल काल में इसका नाम एरन बत्तीसी पड़ा और आज भी एरन बत्तीसी के नाम से इसको जाना जाता है। एरन बत्तीसी इसलिए पड़ा कि मुगल काल में ये 32 गांव का सेंटर था, 32 गांव का लगान यहां से लिया जाता था, इसलिए 32 गांव का केंद्र होने के कारण इसका नाम एरन बत्तीसी भी पड़ा। यहां विद्वानों ने अपना एक मत दिया है कि एरक नाग एक सर्प था, नाग था, उसके नाम पर महाभारत में उसका उल्लेख मिलता है, उसके नाम पर एरन का नाम पड़ा। जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने एरा का घास, एरन के आसपास खूब होती है, कांस जिसको बोलते हैं, उसके आधार पर एरन का नाम एरन पड़ा, एरक घास के आधार पर। ये हमें उसके नाम के विषय में मिलते हैं। यहाँ एक नदी है, बीना नदी, जो गांव को 3 ओर से घेरती है। आज ये गांव है, प्राचीन काल में ये बड़ा शहर नगर था और ये गुप्त काल तक बड़े नगर के रूप में, समृद्ध नगर के रूप में रहा है। और आज ये गांव है, ग्राम पंचायत है। इसको 3 ओर से नदी घेरती है, अर्धचंद्राकार रूप में इसको नदी घेरती है। चौथी ओर ताम्रपाषाण काल की जो संस्कृति मिली है, वो उस संस्कृति के लोगों ने वहां सुरक्षा दीवार बनाई थी, मिट्टी की सुरक्षा दीवार है, लगभग अभी 50 फीट की ऊंचाई है उसकी। तो चारों तरफ से पूर्ण रूप से सुरक्षित था। तो ये बीना नदी जो है, ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में गैरतगंज तहसील है, वहां एक देह गांव है। देह गांव के पास बीलगढ़ की पहाड़ी है। बीलगढ़ की पहाड़ी से इसका उद्गम है और लगभग 150 किलोमीटर ये चलती है और ये फिर कुरवाई तहसील में जाके बेतवा नदी में मिल जाती है। इसका प्राचीन नाम, इस नदी का नाम बेड़वा था, बाद में बीला हुआ और बीला से बीना हुआ। बीना के नाम पर ही ये जो बीना शहर है, बीना तहसील है, इसका नाम पड़ा। इसी तहसील के अंतर्गत ये आता भी है। 1923 ईस्वी में 1923 ईस्वी में ब्रिटिश शासन काल में बीना रेलवे स्टेशन का नामकरण बीना किया गया इसी नदी के नाम पर, और फिर बीना इटावा के नाम से बीना को जाने लगा। पहले बीना को इटावा नाम से जानते थे। तो ये बीना नदी के नाम पर ही हुआ। ये बीना नदी एरन में काफी बड़ी नदी है। ये लगभग 300 मीटर की चौड़ाई है यहाँ और लगभग 50 फीट गहरा पानी है। ये हम लोगों ने खुद उसको नापा है। तो 50 फीट गहरा पानी और इतनी चौड़ाई नदी की, सौंदर्य की दृष्टिकोण से पर्यटकों को लुभाती है। यहाँ प्राइवेट लोग नाव भी चलाते हैं, तो ये भी वहाँ एक घूमने के लिए काफी अच्छा है। और जहाँ गुप्त काल के मंदिर हैं, गुप्त काल के मंदिर के आसपास आम के बगीचे, महुआ के बगीचे, अमरूद के बगीचे, आंवले के बगीचे, चारों तरफ बगीचे हैं, हरियाली ही हरियाली है। तो वहाँ घूमने फिरने के लिए काफी अच्छा सुंदर स्थान है और उस स्थान पर प्रतिदिन 10-20 पर्यटक तो जाते ही रहते हैं। तो वहाँ घूमने के लिए आप लोग जा सकते हैं और शायद इसी सौंदर्य को देखकर
समुद्रगुप्त ने इसको अपनी स्वयंभोग नगरी बनाई होगी, यहाँ वो अपने परिवार सहित रहता होगा। एरण में, एरण का जो महत्व था, आज तो गांव है मगर प्राचीन काल में इसलिए इसका ज्यादा महत्व था क्योंकि ये व्यापारिक और सांस्कृतिक राजमार्ग पर स्थित स्थित था। ये जो व्यापारिक राजमार्ग था, मथुरा से कौशाम्बी, कौशाम्बी से भरहोत, मध्य प्रदेश में ये भरहोत एक जगह है, सतना डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, वहां से जबलपुर, जबलपुर से त्रिपुरी, यहाँ नर्मदा नदी के किनारे किनारे फिर सागर, सागर से होते हुए ये एरण, एरण से विदिशा, विदिशा से उज्जैनी, उज्जैनी से ये भृगु कक्ष, भड़ौच, वर्तमान में जो भड़ौच है, प्राचीन नाम भृगु कक्ष था, वहां जलमार्ग को जोड़ता था। उस राजमार्ग पर ये एरण स्थित था। और प्राचीन काल में ये 3-4 नगर ही थे मध्य प्रदेश में जो महत्वपूर्ण थे, जैसे एरण, विदिशा, उज्जैनी, ये नगर, भरहोत और त्रिपुरी, ये नगर, तो ये मेन राजमार्ग पर था, तो इसलिए इसका महत्व ज्यादा था। और यहाँ इस मध्य भारत में आने वाले लोग एरण से होकर गुजरते ही थे। यहाँ पानी की काफी उपलब्धता थी, इसलिए लोग यहाँ निवास करते थे और रहते थे, सुरक्षित स्थान था, इसलिए इसका महत्व था। दूसरा, ये बुंदेलखंड और मालवा की बाउंड्री पर स्थित है, बुंदेलखंड और मालवा की बाउंड्री पर स्थित है, तो यहाँ दोनों भाषाओं का मिलन होता है, मालवी और बुंदेलखंडी। तो यहाँ विदिशा डिस्ट्रिक्ट और सागर डिस्ट्रिक्ट की सीमा रेखा है, जो एरण के पास से ही गुजरती है, ज्यादा दूरी नहीं है। तो ये प्रवेश द्वार के, मालवा और बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार के समतुल्य माना जाता है एरण को। एरण का महत्व इसलिए ज्यादा बड़ा क्योंकि मध्य भारत का इस जो सेंटर था, यहाँ जो विदेशी ताकतें आ रही थीं, जैसे शक, क्षत्रप लोग, उनको रोकने के लिए यहाँ समुद्रगुप्त ने इसको अपनी सैनिक छावनी बना दिया था और यहाँ वो लोग रहते थे और शकों पर अधिकार उन्होंने कर लिया था, शकों को यहाँ से भगा दिया था। बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शकों को पूर्ण रूप से सिंधु नदी के उस तरफ तक खदेड़ दिया था। तो ये घटनाएं सब इस मध्य भारत में एरण से ही संचालित होती थी। तो एरण के विषय में ये जो शुरुआती जानकारी है ये हमने आपको बताई। अब इसमें अब हम आगे देखेंगे, यहाँ से कुछ सिक्के मिलते हैं। सिक्के उत्खनन में मिले हैं 4वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 18वीं सदी ईस्वी तक यहाँ सिक्के मिलते रहते हैं। इन सिक्कों में आहत सिक्के, जो भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं, भारत के अर्लीस्ट सिक्के हैं, वो सिक्के मिले हैं। लगभग 3200 की संख्या में खुदाई में एक होड़ मिला था। 460 सिक्के हमको खुद मिले थे। तो सागर विश्वविद्यालय का जो प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्व विभाग का संग्रहालय है, उसमें सुरक्षित हैं, उनको वहां देखा जा सकता है। तो इन सिक्कों के ऊपर जो चिन्ह बनाए जाते थे, प्राकृतिक चिन्ह बनाए जाते थे, जिसमें सूर्य है, चंद्र है, वृक्ष है, पर्वत है, षडर चक्र है, इंद्रध्वज है, सर्प योग में है, नदी है, नदी में मछली। एरण के सिक्कों की विशेषता है, सिक्कों जो पंचमार कॉइन्स हैं, अर्लीस्ट कॉइन्स हैं भारत के, उनमें नदी में मछली है, क्योंकि नदी थी वहां, तो उसको वहां प्रमुख रूप से बनाया गया है। पृष्ठभाग पर, सिक्कों के पृष्ठभाग पर स्वास्तिक बना है और ये सिक्के बड़ी मात्रा में एरण में मिलते हैं। इसी आधार पर विद्वानों ने कहा है कि एरण में टकसाल रही होगी सिक्के ढालने की। और जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को 1874-75 ईस्वी में यहां से एक सिक्का मिला, धर्मपाल नामक स्थानीय राजा का। उसमें ब्राह्मी लिपि में, उसमें 3rd सेंचुरी बीसी, मतलब मौर्य काल के समय की जो लिपि है, ब्राह्मी लिपि, उस ब्राह्मी लिपि में वो उस पर लेख लिखा हुआ है। वो हालांकि गलतीवश उल्टा लिखा गया है, उसको पढ़ा तो उसमें लिखा है रजो
धर्मपालस मतलब राजा धर्मपाल। ये भारत का प्राचीनतम सिक्का है, अभिलिखित सिक्का है, जिसमें सबसे पहले लेख हमें भारत में मिलता है। इसके पहले भारत में जो सिक्कों पर लेख लिखे जाते थे, वो कहीं भी दूसरे पुरास्थलों से नहीं मिले हैं। ये ईरान से ही हमको ये सिक्का मिला, जो भारत का प्राचीनतम अभिलेखित सिक्का है। ये ब्रिटिश म्यूजियम में अभी सुरक्षित है। तो ईरान से वो मिलता है। उत्खनन में इंद्रगुप्त नामक शासक का, स्थानीय शासक का, सेकंड सेंचुरी बीसी का एक शीशे का बांट मिला है। उस पर रजो इद गुतस लिखा है, मतलब इंद्रगुप्त नामक राजा वहां राज्य करता था, उसके विषय में जानकारी मिलती है। उसके बाद यहाँ से शकों के बहुत सारे सिक्के मिलते हैं। शक छात्र शासकों के मिलते हैं, नागों के मिलते हैं। नाग शासक जो थे, नाग शासक एक इस क्षेत्र में थे, विदिशा और एरण के क्षेत्र में। तो नाग शासकों ने यहाँ पर टकसाल बनाई थी। उस टकसाल के ऊपर जो विदेशी शक छात्र शासक आए, उन्होंने अधिकार कर लिया और उस अधिकार को उस टकसाल पर अधिकार कर लिया। उस टकसाल से जो सिक्के जारी किए गए, वो नागों ने जो सिक्के जारी किए थे उसी आकार के हैं। इससे पता चलता है कि उनने उस पर अधिकार कर लिया था। तो फिर उसके बाद शकों पर गुप्तों ने अधिकार कर दिया। समुद्रगुप्त ने शकों पर अधिकार किया और शकों से ईरान को मुक्त किया और ईरान पर अधिकार कर लिया। मध्य भारत से शकों को खदेड़ दिया। तो ये सिक्के वहां गुप्त काल में भी बड़ी संख्या में सिक्के वहां से मिलते हैं। उसके बाद फिर सल्तनत काल के सिक्के वहां से मिलते हैं। सल्तनत काल, मुगल काल के सिक्के वहां से बड़ी मात्रा में मिलते हैं। अभी भी वहां टीले हैं, बड़े बड़े विशाल टीले हैं ईरान में। तो उन टीलों में बारिश के बाद क्या है, मिट्टी का क्षरण होता है। तो उस मिट्टी के क्षरण से गांव के लोग, बच्चे लोग उसको खोज लेते हैं और लोग, फिर पर्यटक आते हैं तो उनको बेच देते हैं वो, और उससे पैसे कमाते हैं। तो वो संस्कृति को उतना समझते नहीं है, उनको तो पैसे से मतलब है। तो वो भी एक वहाँ ये सिक्के अभी भी बड़ी मात्रा में मिलते हैं। और वहाँ सिक्के ढालने के सांचे मिले हैं, सक्षत्रप शासकों के सांचे मिले हैं, जो बड़ी मात्रा में, सैकड़ों की संख्या में सागर विश्वविद्यालय में रखे हुए हैं। उनको देखा जा सकता है। सिक्के ढालने के सांचे वहां से मिले हैं, जिससे पता चलता है कि शक राजाओं का एक बहुत बड़ा सेंटर मध्य भारत में ईरान था। और यहाँ भोपाल के नवाब के कुछ सिक्के वहाँ सर्वेक्षण में मिले हैं। कुछ ग्वालियर के सिंधिया, ग्वालियर के जो सिंधिया थे, ग्वालियर के सिंधिया राजाओं के भी सिक्के हमें एक्सकेवेशन में, उत्खनन में मिले हैं। तो ये सिक्के जो है ना, वहाँ से बड़ी मात्रा में मिलते हैं। और प्राचीन सिक्के हैं, तांबे चांदी के सिक्के मिलते हैं। सोने के सिक्के तो अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, मगर वहाँ से ये मिलते हैं। एक उत्खनन में 1000 ईसा पूर्व के स्तर से एक सोने का गोल सर्कुलर पीस मिला था। वो विद्वान मानते हैं कि हो सकता है एक्सचेंज सिस्टम में वो चलता होगा। तो ये हमको सिक्के के विषय में वहां से जानकारी ईरान से मिलती है। इसके अलावा हम अब अगले उसमें चलते हैं। यहाँ से अभिलेख मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं और अभिलेख काफी महत्वपूर्ण हैं। ईरान से जो अभिलेख मिले हैं, उसमें पहला अभिलेख, जो प्राचीनतम अभिलेख है, शक राजा श्रीधर वर्मा का है। शक राजा श्रीधर वर्मा जो थे, वो उनका सेनापति सत्यनाग यहाँ आया और उसने ईरान में बीना नदी के किनारे, बीना जो विशालतम नदी है, सौंदर्य से परिपूर्ण है, वहाँ सीढ़ियों का निर्माण कराया था। तो उसमें उसको महाराष्ट्र का निवासी बताया गया है। और अभी भी वो सीढ़ियां बनी हुई हैं, वो सीढ़ियां अभी भी बनी हुई हैं और बड़ी सुंदर तरीके से उनका निर्माण उन लोगों ने कराया था। और उसमें उनने उल्लेख किया है कि ये जो कार्य किया जा रहा है वो मित्रों के लिए भी है और जो शत्रु हैं उनके लिए भी है, उनका बराबर उपयोग सभी के लिए है। तो ये उसका एक अभिलेख और मिलता है, कान्हा खेड़ा ये सांची के पास है, वो शक शासक श्रीधर वर्मा का। दो इससे पता चलता है कि शकों का ये एरिया था। और उसके ये ब्राह्मी लिपि में है, ये अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, संस्कृत भाषा है इसमें। और ये 1951 में
कृष्णदेव जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऐसे थे, सुप्रिटेंडिंग आर्कोलॉजिस्ट थे, पुरातत्वविद थे, उन्होंने खोजा था। ये अभिलेख जो भानुगुप्त का एक अभिलेख मिलता है, जो सती प्रथा का भारत का पहला अभिलेख है, उसी पिलर के ऊपर लिखा हुआ है। और इसके बाद दूसरा अभिलेख जो महत्वपूर्ण अभिलेख है, जो ईरान से मिलता है, वो है समुद्रगुप्त का अभिलेख। समुद्रगुप्त का जो अभिलेख है, ईरान में 1874-75 ईस्वी में ये अलेक्जेंडर कनिंघम को मिला था, और ये अभी कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है, रखा हुआ है। उसमें ये रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से की जो पत्रिका है उसमें पब्लिश है। और इसके अलावा जो उसकी उसमें जो डिटेल है, उसका जो वर्णन है, ये ब्राह्मी लिपि में है, गुप्तकालीन ब्राह्मी है। संस्कृत इसमें उल्लेखित है, संस्कृत में ये लेख लिखा गया है। और इसमें डेट नहीं है, ये टूट गया है, कुछ पंक्तियां इसकी टूट गई हैं। तो इसमें लिखा है कि स्वर्ण दान करने में समुद्रगुप्त काफी अग्रणी था। प्रधु और राघव राजाओं जैसा ये स्वर्ण दान करता था, और ये यम के समान और कुबेर के समान इसको इस अभिलेख में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर वो रुष्ट हो जाए किसी पर, तो वो यम के समान था, और तुष्ट हो जाए तो वो कुबेर के समान था, धन की बारिश कर देता था। और इसमें 27वीं लाइन में इसमें उल्लेख है, ईरण को इस अभिलेख में एरिकिण लिखा हुआ है। समुद्रगुप्त का भी नाम इस अभिलेख में आता है, और इसमें उसकी पत्नी दत्ता देवी का उल्लेख है। दत्ता देवी को धन्य धान से परिपूर्ण बताया गया है इस अभिलेख में। और इस अभिलेख में स्वयंभोग नगर की चर्चा है। इसमें लिखा है कि वो अपनी पत्नी, पुत्र और पौत्रों सहित आया। इसका मतलब है कि वो अपने वृद्ध अवस्था में आया, और यहाँ उसने अपना स्वयंभोग नगर बनाया और अपने यहाँ निवास किया। और ये जो अभिलेख है, इस अभिलेख को लिखाए जाने का जो उद्देश्य था, यहाँ विष्णु मंदिर बना है, गुप्त काल का विष्णु मंदिर है, वो संभवतः विद्वान मानते हैं कि समुद्रगुप्त ने बनाया था। और ये विशालतम मंदिर है, 13 फुट 5 इंच की प्रतिमा इस मंदिर में स्थापित है गर्भगृह में। ये भारत की सबसे प्राचीनतम, गुप्त काल की प्राचीनतम विष्णु प्रतिमा है, जो इतनी विशाल प्रतिमा एरण में स्थापित समुद्रगुप्त ने की थी। वो ये अभिलेख से भी प्रमाणित होता है। तीसरा अभिलेख जो है, तीसरा अभिलेख यहाँ से मिलता है, वो अभिलेख है गुप्त वंश का ही एक राजा था, महाराजा धीराज बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त के समय यहाँ मध्य भारत का और उत्तर भारत का जो राजा था, उसका नाम था सुरश्मी चंद्र। सुरश्मी चंद्र जो है, सुरश्मी चंद्र के बारे में इस अभिलेख में उल्लेख है कि सुरश्मी चंद्र गंगा, यमुना और नर्मदा के मध्य शासन कर रहा था। उसको महाराज कहा गया है, महाराज सुरश्मी चंद्र। और यहाँ के राजा, लोकल राजा एरण के मातृ विष्णु और उनका छोटा भाई धन्य विष्णु था। उसने यहाँ भगवान विष्णु, जो भगवान विष्णु की जो प्रतिमा मंदिर है, उसके सामने गढ़ और पिलर की स्थापना कराई थी। ये 50 फीट ऊंचा गढ़ और पिलर है। इसमें भगवान विष्णु की आराधना की गई है। इसमें भगवान विष्णु को 4 समुद्रों की सैया वाला बताया गया है। पालन करता, विनाश करता, इस अभिलेख में विष्णु को बताया गया है। इसमें डेट भी है, इसमें गुप्त काल में गुप्त संवत 165 की डेट इस अभिलेख में लिखी हुई है। ये जो गुप्त संवत 165 है, जो अभी 484 ईस्वी वर्तमान में आता है, तो ये उस समय उसको स्थापित किया गया था। इसमें सुर गुरुवार के दिन इसको स्थापित किया गया था। आषाढ़ मास का उल्लेख है, शुक्ल पक्ष का उल्लेख इसमें, द्वादशी द्वादशी का उल्लेख इसमें किया गया है। और इसमें मातृ विष्णु और धन्य विष्णु के माता पिता का की पुण्य वृद्धि हेतु उसको स्थापित किया गया, ऐसा उल्लेख है। इस अभिलेख के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि 484 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और फिर उसके बाद अगला अभिलेख जो मिलता है, वो हूण शासक तोरमाण का एक अभिलेख मिलता है। हूण शासक तोरमाण जो है,
वो विदेशी जाति का था। ये लोग चाइना से आए थे और बाद में ये फिर जो है ना मध्य भारत तक आ गए और ये काफी बर्बर थे। ये बुद्धगुप्त के समय इनका आक्रमण हुआ और यहाँ एरण में उनने अपना अधिकार कर लिया। यहाँ एक मंदिर की स्थापना की और इस युद्ध में जो मातृ विष्णु था उसकी मृत्यु हो गई और उसमें उसके बाद उसका छोटा भाई जो धन्य विष्णु था उसको यहाँ का राजा बना दिया गया और फिर धन्य विष्णु ने यहाँ एक विशाल बारह मंदिर का निर्माण कराया जो भारत का एकमात्र इतना विशाल पशु बाराह की प्रतिमा इसमें स्थापित है। उसकी वक्ष स्थल पर एक अभिलेख है जिसमें ये अभिलेख ओम से शुरू होता है। महत्वपूर्ण है, ये अभिलेख ओम से शुरू होता है। इसमें बाराह की स्तुति की गई है और इस अभिलेख में जो गुप्त काल में मंदिर को मंदिर नहीं कहा जाता, शिला प्रसाद कहा जाता था। शिला प्रसाद उसको उसमें उल्लेख मिलता है। इसमें डेट नहीं है मगर ये लिखा है कि महाराजा धीराज, इसको महाराजा धीराज लिखा गया है हूण शासक तोरमाण को और इसके प्रथम शासन काल का है और ये फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में इसकी स्थापना की गई थी। डेट इसमें है नहीं। तो धन्य विष्णु जो मातृ विष्णु के छोटे भाई थे उनकी वंशावली है। इसमें ये अभिलेख वहाँ मिलता है। ब्राह्मी लिपि में है और गुप्तकालीन ब्राह्मी है और संस्कृत लिपि इसमें लिखी हुई। इसको भी टी एस वर्ट ने खोजा था, हम बता ही इसको चुके हैं। इसके बाद एक अगला महत्वपूर्ण जो अभिलेख है जिसके बारे में यूपीएससी पीएससी में खूब पूछा जाता है ये क्वेश्चन, भारत का प्रथम सती स्तंभ लेख कहाँ से मिलता है, वो अभिलेख इसको बोलते हैं भानुगुप्त का। भानुगुप्त के जो सेनापति थे गोपराज, उनका अभिलेख है और इसमें उनकी पत्नी का सती होने का उल्लेख। ये अभिलेख भी ओम से शुरू होता है। ये ब्राह्मी लिपि में है। ये संस्कृत इसकी भाषा है और इसको जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1874-75 ईस्वी में खोजा था। अब इस अभिलेख में जो लिखा है कि ये सरवराज का दोहित्र था। ये जो गोपराज है सेनापति था भानुगुप्त का। सरवराज मतलब ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ से रिलेटेड था और अपने मित्रों के सहित ईरान आया और यहाँ एक विशाल युद्ध, उसमें कोई युद्ध का या राजा का नाम नहीं है, विशाल युद्ध में भाग लिया उस युद्ध में और वो वीर, इतना अर्जुन के समान वीर था और जब मृत्यु हो गई तो इंद्र के समान वो स्वर्ग लोक को चला गया और उसकी प्रिय पत्नी, भक्ति भाव रखने वाली पत्नी उसकी चिता के में विलीन हो गई, उसमें सती हो गई। ऐसा उल्लेख इस अभिलेख में मिलता है। तो ये अभिलेख, इसमें डेट है, इस अभिलेख में डेट लिखी हुई है गुप्त संवत 191 ये जो आती है 510 ईस्वी। तो इस समय जो ये टाइम है 505 ईस्वी के से ये 505 ईस्वी का टाइम जो है मेहरकुल का था। हूण शासक तोरमाण जो था हूण, उसी का पुत्र था मेहरकुल। मेहरकुल जो है, मेहरकुल ने यहाँ आक्रमण किया और इतना भयानक आक्रमण किया कि पूरे नगर को जला दिया था। नगर को पूरा जला दिया था। जब एक्सकेवेशन किया गया और अभी भी जो टीले हैं उसमें उस लेवल पे, जब 6 सेंचुरी एडी के लेवल में हम जाते हैं तो वहां हमको जली राख की लगभग 1 फीट की लेयर मिलती है। तो पूरा नगर जल गया और इसके बाद एरण का जो है एरण का वो पतन कह लीजिए, 200 साल लगभग वीरान रहा, वहां फिर कोई रहा नहीं। तो ये गुप्त काल तक वहाँ इसके बारे में हमें इस अभिलेख से जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमको लगभग 10 सती पिलर हमें वहाँ मिले। वो लगभग 9वीं सदी ईस्वी से शुरू होते हैं। उसमें एक अभिलेख है जिसमें एरणी मिलता है। उसके बाद 12वीं सदी ईस्वी में एक अभिलेख मिलता है, उसमें महाराजा धीराज सुजितान मह की पत्नी के सती होने का उल्लेख है और ये सब देवनागरी में है, देवनागरी में लिखे हुए हैं और भाषा हिंदी है। तो इसको पढ़ा जा सकता है और कोई भी पढ़ सकता है इसको। इन सती स्तंभों में सती होने वाली स्त्री का नाम है, उसके पति का नाम है, किसी युद्ध में मृत्यु हुई उसका नाम इसमें मिलता है
और इसमें कुछ चित्र बने हुए हैं, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, 5 तारे हैं, डमरू है डमरू है और शिवलिंग की पूजा करते हुए स्त्री पुरुष को दिखाया गया है। कहीं चिता पर लेटे हुए पति पत्नी को दिखाया गया है। तो ये सती के सतीत्व, जब तक ये सूर्य, चंद्रमा और तारे रहेंगे, शिव रहेंगे, तब तक इनका सती का सतीत्व विद्वान रहेगा, ऐसा इनसे अनुमान लगा सकते हैं। तो ये बहुत सारे सती पिलर वहाँ ईरान में देखे जा सकते हैं। ये इसकी एक और विशेषता है कि ये अभिलेख जो हैं, ये सभी जातियों के थे। ये ब्राह्मण जाति के भी हैं, क्षत्रिय जाति के हैं, और वैश्य जाति के भी हैं। तो ये सभी लोग सेना में भर्ती होने लगे होंगे बाद के कालों में, और उनकी मृत्यु, एक सती पिलर में तो एक बड़ा ही रोचक वो है कि पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने युद्ध किया, और ये वो लगभग 13वीं सदी ईस्वी की घटना है, और उसमें उसमें बाकायदा चित्रित है, स्त्रियों को लड़ते हुए दिखाया गया है। उसके बाद संभवतः फिर वो सती हो गई। तो ऐसा ये अभिलेख वहां से मिलते हैं। कुछ अभिलेख प्रोफेसर आलोक श्रोत्रिय, जो प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्व विभाग सागर में पहले थे, अभी हमारे यहाँ हैं, हमारे हेड हैं, उन्होंने 5 अभिलेख यहाँ से छोटे छोटे वहाँ खोजे थे। तो वो गरुड़ पिलर के ऊपर लिखे हुए हैं। और भी एक सील हमको मिली थी वहां पे, महादंड नायक की, और उत्खनन में मिली है एक महादंड नायक की सील। तो ये इसमें ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, और इससे पता चलता है जो महादंड नायक था, इसको विद्वान बोलते हैं या न्यायाधीश था, मजिस्ट्रेट था, कुछ विद्वान बोलते हैं कि ये सेनापति था। तो जो भी है, मगर बड़ा अधिकारी था। और दो दो सील यहाँ महादंड नायक की रण से मिलना, इसका मतलब है कि ये बड़ा ही सेंटर था, और यहाँ मजिस्ट्रेट जैसे लोग यहाँ नियुक्त हुआ करते थे। तो इसकी जानकारी उन सीलों से मिलती है। और भी यहाँ शक राजाओं के भी बहुत सारे अभिलिखित ये सीलिंग्स मिलती हैं। तो ये अभिलेखों के विषय में ईरान में ये जो हैं वो हैं। अब ये अभिलेखों के बाद यहाँ जो हम जो महत्वपूर्ण हैं, जो अभी आप देख सकते हैं वहां जाके, और वहाँ ये जिनके कारण ईरान को जाना जाता है, तो अभी भी विद्वान हैं, वो गुप्त काल के मंदिर और मूर्तियां हैं। गुप्त काल के मंदिर और मूर्तियां हैं। तो गुप्त काल के मंदिर और मूर्तियों में ईरान ईरान में हमको महाविष्णु का एक मंदिर मिलता है, जिसकी चर्चा अभी कहा हमने, समुद्रगुप्त ने बनाया था वो मंदिर। ये गुप्त काल के प्राचीनतम मंदिर हैं। पहले शिखर वाले मंदिर नहीं बनते थे, ये सपाट छत वाले मंदिर बनते थे। तो ये सपाट छत वाले मंदिर ईरान में बनाए गए। यहाँ लगभग 5 मंदिर, एक वो परिसर है, कैंपस है, कॉम्प्लेक्स है पूरा, उसमें 5 मंदिर बनाए गए थे। उन मंदिरों में महाविष्णु का मेन सेंटर में मंदिर है, और 13 फुट 5 इंच की प्रतिमा इसमें स्थापित है। विष्णु को वनमाला पहनाया गया है, सह मुकुट पहनाया गया है, विशाल प्रभा मंडल है इनका। और मंदिर तो पिलर गिर गए, टूट गए, मगर उनका अभी डोर वे दरवाजा बना हुआ है। दरवाजे के ऊपर कूर्म वाहिनी यमुना, मकर वाहिनी गंगा को बनाया गया है। कीर्ति मुख का बड़ा सुंदर अंकन है। कीर्ति मुख इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि मंदिर में कोई बुरी शक्तियां प्रवेश ना कर सकें। कीर्ति मुख बड़े भयानक होते हैं, राक्षसों टाइप होते हैं, देखने में बड़ा डर लगता है। तो ये मंदिरों में गुप्त काल से बनने शुरू हो गए थे। तो कीर्ति मुख बने हैं। कल्प वृक्ष बना हुआ है, कल्प वृक्ष बना हुआ है। माना जाता है कि इसके यहाँ जो भी इच्छा करोगे इसके वृक्ष के नीचे, तो वो पूरी होगी। तो वो बना है। गंगा यमुना इसलिए बनी है कि मन, अगर जल भी नहीं है तो मूर्ति को भाव एक आ जाए, और फिर मंदिर के अंदर प्रवेश किया जाए। इसके लिए गजेंद्र मोक्ष की प्रतिमा वहां बनी है। एक कथा मिलती है, कि वो जो अ, ये एक गज था, हाथी था, तो उसको मगर पकड़ लेता है। वो भगवान विष्णु को पुकारता है, वो भक्त होता है, तो विष्णु आते हैं और उनको बचाते हैं। उसका चित्रण बड़ा ही मनमोहक वहाँ उस मंदिर के द्वार शाखा पर नागवल्लरी बनी है, नागों को गुथे हुए दिखाया गया है। बहुत अच्छे द्वारपाल बने हुए हैं। गुप्तकालीन कला में ये दुर्लभ हैं।
ये और दूसरे जगह से बहुत कम मिलते हैं। तो ये विष्णु मंदिर के उसमें ऊपर ललाट बिंब पर जो दरवाजा है उसके ललाट बिंब पर ऊपर गरुड़ासीन विष्णु हैं। विष्णु को गरुड़ के ऊपर बैठे दिखाया गया है। जो मंदिर होता है उसकी जो ललाट बिंब होता है वहाँ अगर जो प्रतिमा जिससे रिलेटेड है, अगर शिव होंगे तो गणेश होंगे और सूर्य का है तो सूर्य होंगे, विष्णु है तो विष्णु से संबंधित, तो गरुड़ासीन गरुड़ पर बैठे हुए विष्णु को दिखाया गया है। तो ये बड़ा ही सुंदर और भव्य मंदिर है जो आज वहाँ देखा जा सकता है। इसके अलावा दूसरा मंदिर जो था यहाँ वो था महावाराह का, पशु वाराह का। जो वाराह अवतार भगवान विष्णु ने लिया था हिरण्याक्ष को मारने के लिए, कथा अनुसार मिलता है कि वो पृथ्वी को समुद्र में डाल देता था। तो उस समय ये अवतार लिया गया था और यहाँ जो मूर्ति है ये विशाल मूर्ति है। इस मूर्ति की ऊंचाई लगभग 11 फीट है, लंबाई 13 फीट 5 इंच है। एक पत्थर की है ये, 13 फुट 5 इंच की ये लंबाई है, 11 फीट इसकी ऊंचाई है और 5 फीट 5 इंच की इसकी चौड़ाई है। ये जो हूण शासक तोरमाण के समय इसको बनाया गया था, इतनी लंबी चौड़ी ये प्रतिमा है। इसके ऊपर लगभग 1200 प्रतिमाएं, इस जो बाराह है, विशाल बाराह है, इसके ऊपर 1200 छोटी छोटी प्रतिमाएं बनी हुई हैं। उन प्रतिमाओं में ऋषि मुनियों की प्रतिमाएं हैं, नवग्रह 9 ग्रह जो हैं उनकी प्रतिमाएं हैं, देवियों सप्त देवियों की प्रतिमाएं हैं, 12 राशियों की प्रतिमाएं हैं। पृथ्वी का उद्धार करते हुए पृथ्वी को उनकी जो दाढ़ है उससे लटके हुए दिखाया गया है। और इसके अलावा उसमें सामने ये हूण शासक तोरमाण का अभिलेख है। तो और नीचे उसके समुद्र का पूरा दृश्य है। समुद्र में पूरा नाग कन्याओं को दिखाया गया है। पूरा जैसे समुद्र का दृश्य होता है वो पत्थर में उकेरा गया है। ये अपने आप में अद्भुत है। कला जो है ना, आज से 1600 वर्ष पहले, 1500 साल पहले इतना सुंदर कला में उकेर देना अपने आप में बड़ा था। तो ये मंदिर के पूरे पिलर गिर गए हैं, उधर ही पड़े हैं, आसपास पड़े हुए हैं, मगर ये मूर्ति पूर्ण रूप से सुरक्षित है। इसको वहां जाके देखा जा सकता है। और इसको लोकल लोग, कई लोग नहीं समझते तो उसको हाथी बोलते हैं, क्योंकि वो बारह है, सुअर के रूप में है। और ये पशु बारह की प्रतिमा भारत में पहली है जो एरण में है। इतनी विशाल प्रतिमा कहीं नहीं है, ना खजुराहो में है, ना ये यहाँ। वो सबसे विशाल प्रतिमा गुप्त काल की, वो भी गुप्त काल की है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके अलावा तीसरा मंदिर यहाँ मिलता है, वो नरसिंह का मंदिर मिलता है। नरसिंह अवतार जो भगवान विष्णु ने लिया था, 13 फुट 5 इंच की प्रतिमा वो वहाँ अभी भी रखी हुई है। तो ये प्रतिमा जो है एक मंदिर में थी और वो मंदिर अब टूट गया है, अभी वो नीचे ऐसे ही पड़ी है। तो वो इसके अलावा एक एरन के पास से ही एक और नरसिंह की प्रतिमा मिली थी जो सागर विश्वविद्यालय में है। और एक और नरवाराह की प्रतिमा यहाँ से मिलती, वो भी मंदिर इसी परिसर में था। मतलब आधा मनुष्य का शरीर है, चेहरा उसका सुअर का है उसमें, और पृथ्वी को अपनी दाढ़ में लटके दिखाया गया है। उसके पैर के नीचे महावाराह है और महेश्वर दत्तस और बारह दत्तस लेख लिखा हुआ है, गुप्तकालीन ब्राह्मी में है। ये सागर विश्वविद्यालय का जो हरि सिंह गौर म्यूजियम है उसमें ये प्रतिमा स्थापित है, रखी हुई है और सुरक्षित है। वहाँ उसको देखा जा सकता है। ये एरण में उसी मंदिर में थी। तो ये चौथा मंदिर ये था। पांचवा मंदिर एक लक्ष्मी का मंदिर था, मगर वो मंदिर पूर्ण रूप से टूट गया, अभी पिलर और ये सब पड़े हुए हैं। और इसके अलावा वहाँ जो मूर्तियां मिलती हैं उसमें सूर्य की प्रतिमाएं, 3 सूर्य की प्रतिमाएं मिली हैं। सूर्य की प्रतिमा को जूते पहने हुए दिखाया जाता है। तो जूते पहने हुए प्रतिमाएं एरण में देखी जा सकती हैं और बड़ी गुप्त काल की बड़ी सुंदर प्रतिमाएं हैं। इसके अलावा वहां से चामुंडा की प्रतिमा, वायु की प्रतिमा, वरुण की प्रतिमा, परशुराम की प्रतिमा, राम की प्रतिमा, कृष्ण की प्रतिमा और शेष साई विष्णु की 3-4 प्रतिमाएं मिली हैं जो बड़े ही सुंदर और अद्भुत हैं। यहाँ विष्णु की तीनों रूपों को दिखाया गया है। आसन वाली प्रतिमाएं भी दिखाई गई हैं,
सोते हुए भी दिखाया गया है और खड़ी मुद्रा में भी दिखाया गया है। स्थानक मुद्रा, शयन मुद्रा और आसन मुद्रा, तीनों मुद्राओं में यहाँ मूर्तियों को, विष्णु की मूर्तियों को दिखाया गया। जो शीर्षाई विष्णु की प्रतिमा है, एक बड़ी सुंदर प्रतिमा है, उसके उनके पैरों के पास लक्ष्मी को उनके पैर दबाते हुए दिखाया गया है। उनकी नाभि से ये ब्रह्मा को कमल पर बैठे हुए दिखाया गया है, गरुड़ को उनके पास दिखाया गया है, और 7 फण नाग के दिखाए गए हैं। उस पर विष्णु को चक्र, गदा और शंख लिए दिखाया गया है। तो ये इसके अलावा और भी सुंदर प्रतिमाएं जो मिलती हैं, वो मिलती हैं। पूरा कृष्ण लीला का चित्रण इस गुप्तकालीन मंदिर में है। ये जो है ना, बड़े छोटे-छोटे शिलाफलक लगे हुए हैं और पूरा कृष्ण लीला का चित्रण यहाँ पर्यटक देख सकते हैं और देखते हैं, जाते हैं तो वहाँ जो भी रहते हैं लोग बताते हैं। तो उसमें सबसे पहले कृष्ण जन्म का उसमें बड़ा सुंदर चित्रण है। कृष्ण का जब जन्म होता है तो उस समय का चित्रण है कि लोग उनको, जो द्वारपाल हैं, उनके सैनिक हैं, उनको सोते हुए दिखाया गया है, और जो नंद बाबा और वासुदेव हैं, दोनों को, वो कन्या को और कृष्ण को एक्सचेंज करते हुए उसमें दिखाया गया है। और उसके बाद कंस को मारते हुए दिखाया गया है वो कन्या को। तो कन्या जब वो फेंकता है मारने को, तो वो ऊपर आकाश में चली जाती है, और वो भी दृश्य ऐसा उसमें उत्कीर्ण है। उसके बाद कृष्ण लीला में ये कालिया नाग मर्दन का एक दृश्य है जो बड़ा ही सुंदर है। समुद्र बना हुआ है, पहले वो गाय चराते हुए दिखाया गया है, गाय चराते चराते फिर एक पेड़ के ऊपर बच्चे को बैठे दिखाया गया है, फिर उससे फिर कालिया दह जो है यमुना में कूदते हुए दिखाया गया है, फिर फण के ऊपर उनको, उनका फण पकड़े हुए दिखाया गया है। तो ये कालिया नाग मर्दन का बड़ा ही भव्य दृश्य वहां देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर यमला अर्जुन, जो कुबेर के 2 पुत्र थे, उनको श्राप बस वो अर्जुन के वृक्ष हो गए थे, उनको गिराते हुए दिखाया गया है। मथानी जो है ना, उसमें फंसी हुई है और वो उसको गिरा रहे हैं, वो दिखाया है। सकट मोचन का एक दृश्य है, बड़ा सुंदर है। एक गाड़ी से एक राक्षस आता है, तो वो कृष्ण अपने पैर से उसको ऊपर फेंकते हैं, उसका दृश्य वहां है। इसके अलावा कुबड़ी का एक दृश्य है। कुबड़ी जो होती है, कृष्ण जाते हैं जब मथुरा, तो उसको पैर से ठीक करते हैं, तो वो पैर से ठीक करते हुए दिखाया गया। कंस को मारते हुए दिखाया गया है। पूरा कृष्ण लीला का सिस्टेमेटिक चित्रण एरण की कला में हुआ है, ये यहाँ देखा जा सकता है। इसके अलावा एरण में जो गरुड़ पिलर है, वो 50 फीट, लगभग 50 फीट ऊंचा गरुड़ पिलर है, उसी परिसर में है, गुप्तकालीन परिसर में। इसी पर बुद्धगुप्त का अभिलेख लिखा हुआ है। इसमें 5 साढ़े 5 फीट की प्रतिमा, गरुड़ की प्रतिमा ऊपर स्थापित है, उल्टा कमल बना हुआ, 4 शेरों का अंकन है ऊपर। और ये नकल एक प्रकार से जो अशोक के जो पिलर हैं, उन्हीं की एक प्रकार से नकल दिखाई देती है इसमें। थोड़ा सा ऊपर गरुड़ हैं, तो गरुड़ के हाथों में सर्प को लिए दिखाया गया है। दोनों तरफ 2 चेहरे उनके हैं, दोनों 2 दिशाओं में, तो सर्प है। और यहाँ कालिया नाग मर्दन का दृश्य है। विद्वानों का ऐसा मानना है कि नाग, जो नाग जाति के लोग इस पूरे मध्य भारत में यहाँ सब थे, तो इनको भी गुप्तों ने पराजित कर दिया था, और नागों को वैसे जैसे गरुड़ खा जाता है, ऐसे ही उनको पूरा उनका मान मर्दन कर दिया था। ये गरुड़ ध्वज जो है ना, ये गुप्तों का राज चिन्ह भी था। एक और गुप्त काल की यहाँ से एक मनोरंजक कहानी मिलती है, जो काफी मनोरंजक है, आप लोगों ने भी सुनी होगी, आप जानते होंगे। वो जो है उसका हमको जो मिलता है, वो मिलता है विशाख दत्त कृत देवी चंद्रगुप्तम नाटक। आप सभी ने पढ़ा होगा, सब लोग उसके विषय में जानते हैं, देवी चंद्रगुप्तम के विषय में। ये जो अमोघ वर्ष का संजन तामपत्र है, महाराष्ट्र से मिलता है, उसमें भी इस कथा का उल्लेख आता है। और चूंकि सभी लोग जानते हैं कि इसमें जो रामगुप्त, जो समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा था, वो यहाँ राज्य करता था, एरण क्षेत्र में ही राज करता था, एरण विदिशा क्षेत्र में। क्योंकि 1960 के पहले तक ये रामगुप्त के विषय में क्लियर नहीं हुआ कि ये कौन था, मगर प्रोफेसर के डी वाजपेयी
जी ने जब एक्सकेवेशन ईरान में कराया, वहां से सिक्के मिले। दुर्जनपुर एक जगह है विदिशा के पास, वहां से मूर्तियां मिली जैन तीर्थंकर की। उस पे महाराजा धीराज रामगुप्त लिखा हुआ है। वैसनगर से बहुत सारे सिक्के मिले रामगुप्त के। तो ये स्पष्ट हो गया कि रामगुप्त समुद्रगुप्त का ही बड़ा पुत्र था, मगर उनके अभिलेखों में इसलिए उसका उल्लेख नहीं है कि इसने, चूंकि उसकी पत्नी काफी सुंदर थी, वो जो कथा है उसके कारण उसने, शक राजा जो रुद्र सिंह तृतीय था, उसने आक्रमण किया रामगुप्त के ऊपर। और रामगुप्त में से संधि के लिए उसने कहा कि ये या तो युद्ध करिए या आप हमसे अपनी पत्नी जो है हमको दे दीजिए। वो काफी सुंदर थी। तो ये उसने संधि मान ली रामगुप्त ने। मगर ये संधि उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को पसंद नहीं आई, क्योंकि इतना बड़ा पराक्रमी वंश, जिसकी पताका चाप पूरे भारत में फैली हो, और ऐसी सर्व शर्मनाक संधि उसको पसंद नहीं आई। और वो अपनी भाभी का भेष रख के शक राजा के शिविर में जाता है, उसको मार देता है। और वो जो है फिर उसको मारने के बाद आके अपने भाई को भी मार देता है, और अपनी भाभी जिसका नाम ध्रुव स्वामिनी थी, उससे शादी कर लेता है। ये जो घटना है, ये एरण की ही घटना है। और इसको अनेक विद्वानों ने, क्योंकि समुद्र रामगुप्त एरण में ही रहता था, तो ये एरण की ही घटना है। ये घटनाक्रम एरण में ही घटा। और चंद्रगुप्त फिर अपनी भाभी से शादी कर लेता है ध्रुव स्वामिनी से, और उसका ही जो बड़ा बेटा होता है कुमारगुप्त होता है। उसकी, चंद्रगुप्त की दूसरी पत्नी कुबेर नागा थी, उससे प्रभावती गुप्ता का जन्म हुआ था। तो वो जो है ना, वाकाटक नरेश के साथ उसका विवाह हो गया था, वो सब आप लोग जानते हैं। तो ये जो घटना है रामगुप्त की पत्नी ध्रुव स्वामिनी, जो देवी चंद्रगुप्तम नाटक है, अभी हिंदी साहित्य इत्यादि में पढ़ाया भी जाता है। तो ये जो है एरण में ही घटी थी ये घटना। और एरण के उसमें हमको ये सब देखने को मिलता है। सांची स्तूप में एरण का नाम लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि एरण एरी केर्ण प्रदेश के लोगों ने दान दिया था सांची के स्तूप में। तो मतलब वहां सैकड़ों दानदाताओं के अभिलेख हैं। आप लोगों ने नहीं देखे तो देख सकते हैं। वहां सैकड़ों दानदाताओं के अभिलेख हमें मिलते हैं। उसमें एरण एरी केर्ण प्रदेश के लोगों ने दान दिया, ऐसा उल्लेख हमें सांची अभिलेख में मिलता है। तो ये जो इस प्रकार से बहुत सारे हमको, अच्छा अब अ, ये अंतिम ही इसका है। अब लगभग महत्वपूर्ण चीजें हमने आपको बता दी हैं। और मध्य प्रदेश का जो प्राचीनतम सांस्कृतिक सामरिक केंद्र भारतीय पुरातत्व पर्यटन और संस्कृति में उल्लेखनीय योगदान जो रखता है, इसको अगर और ज्यादा आपको पढ़ना है तो हमारी कुछ पुस्तकें हैं। एक तो एरण एक सांस्कृतिक धरोहर, जो आयु पब्लिकेशन नई दिल्ली से पब्लिश है। और एक है एरण एक परिचय, जो डॉक्टर प्रोफेसर नागेश दुबे और हमने लिखी दोनों ने, एक वो है। और एरण की ताम्रपाषाण संस्कृति एक हमने लिखी है, वो है। और ये पुस्तकें आपको फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल भी हो जाएंगी। ई पुस्तकालय के ऊपर है, ई पुस्तकालय। ये वो उस पे हजारों पुस्तकें हैं। ई पुस्तकालय साइट है। जो भी तैयारी करते हैं बच्चे लोग, और जो भी जिज्ञासुगण पढ़ना चाहते हैं उन पुस्तकों को, वो सैकड़ों हजारों पुस्तकें ई पुस्तकालय फ्री ऑफ कास्ट पीडीएफ फॉर्म में है, वहाँ ये अवेलेबल है। 44books.com पर ये पुस्तकें अवेलेबल हैं। वहां से भी आप लोग फ्री ऑफ कास्ट इसको पढ़ सकते हैं। और अगर कोई हार्ड कॉपी मंगाना चाहता है तो अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी आप एरण डालेंगे या हमारा नाम डाल देंगे, तो वो एरण की पुस्तकें आ जाएंगी, और आप उनको उनको खरीद सकते हैं। आप लोगों ने ध्यान से सुना एरण के विषय में। आज एक गांव है, मगर प्राचीन काल में ये काफी विशाल और काफी बड़ा नगर था, टाउन था। तो हम ये समझते हैं कि अ, थोड़ा बहुत प्रयास जो हमने किया आपको समझ में आया होगा। अच्छा, जो भी आपको लगा वो आप कमेंट में दे सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।
हेलो। अच्छा अच्छा, कहाँ पे है ये? एंड लाइव वीडियो दिख रहा है। ओके, एंड कर दें।